हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच moisture is carried through plants from roots to small pores on the underside of the leaves, where it changes to vapor and is released to the atmosphere. Means जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर प्लांट्स के रूट्स में पानी एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, और उसके बाद ये रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचता है, लीव्स में उपस्थित स्मॉल पोर्स या स्टोमेटा तक, जो कि लीव्स के नीचे के सरफेस पर मौजूद होते हैं। और वहाँ ये जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। मीन्स पौधों के रंध्रों से पानी का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है उसे ही वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। Transpiration is essential evaporation of water from plant leaves. Means वाष्पोत्सर्जन पानी का वाष्पीकरण ही है, सिर्फ रंध्रों के द्वारा। वाष्पीकरण मीन्स पानी का अपने सरफेस से उड़ना या वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और जब यही वाष्पीकरण प्लांट की लीव्स के थ्रू हो तो उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रूट हेयर के थ्रू वाटर एंटर करता है बाय सिंपल ऑस्मोसिस, और यहाँ से ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम पुल्स वाटर अप द स्टेम, और जो ट्रांसपीरेशन पुल बनता है वो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन पुल? एक्चुअली जब हमारी जो मीजोफिल सेल्स हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो कुछ पानी फोटोसिंथेसिस में काम में ले लिया जाता है और कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है हमारी लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में। तो ऐसी कंडीशन में मीजोफिल सेल्स के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अब ये जो मीजोफिल सेल हैं अपने पास वाली सेल से पानी को सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब उस पर्टिकुलर सेल जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स मीजोफिल सेल के अंदर गए हैं उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ये अपने नीचे वाली सेल से पानी लेती है। इस तरीके से एक पूरी चेन बनती है जो एक ट्रांसपीरेशन पुल बनाती है, और ये ट्रांसपीरेशन पुल जब रूट हेयर्स तक पहुंचता है तो रूट हेयर्स अपने सॉइल से पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इस तरीके से जो पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है और स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन वर्सेस इवेपोरेशन। अभी हमने टू वर्ड्स देखे, एक ट्रांसपीरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन और दूसरा इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन? देखिए, ट्रांसपीरेशन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन। अभी जैसा कि हमने कहा कि ट्रांसपीरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो पत्तियों के स्टोमेटा है वहाँ से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकले उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन, जबकि इवेपोरेशन इज सिंपल फिजिकल फिनोमिनन। ये एक सामान्य सी फिजिकल रिएक्शन है या भौतिक प्रक्रिया है। जैसे कोई पानी अगर फर्श पर भी गिर गया है या नदियों में समुद्र में हमेशा टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है, तो ये एक सिंपल फिजिकल फिनोमिना है, जबकि ट्रांसपीरेशन एक पूरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। जैसा कि हमने कहा कि ट्रांसपीरेशन पत्तियों के अंदर उपस्थित स्टोमेटा के थ्रू वेपर के रूप में पानी का निकलना है, तो जो स्टोमेटा हैं वो अपने गार्ड सेल की हेल्प से खुलते या बंद होते हैं। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है टोटली कंट्रोल होता है गार्ड सेल के द्वारा, और जो इवेपोरेशन है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। इवेपोरेशन जब नॉर्मल फिजिकल फिनोमेना है जहाँ पर भी पानी है हीट से वो इवेपोरेट हो जाता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की गार्ड सेल के द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता। इट टेक्स प्लेस
थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स, ये हमेशा पत्तियों के सरफेस से होगा। इट टेक्स प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ वेरियस ओपन वाटर बॉडीज, और सिंपल इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन, जहां पर भी कोई भी वाटर बॉडी है या पानी कहीं पर भी है तो वो पानी सिंपल हीट की वजह से इवेपोरेट होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से या सक्शन प्रेशर की वजह से, यानी कि पानी अपने हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल वाली जगह पर जाएगा, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर और सक्शन प्रेशर की वजह से पानी ट्रांसपिरेट होता है। जबकि जो इवेपोरेशन है इसमें नो सक्शन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्वॉल्व। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स, जैसा कि अभी बताया कि स्टोमेटा जो लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, तो प्लांट के अंदर जो प्लांट है दे आर लिविंग, तो ये लिविंग सेल के अंदर होता है। जबकि यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग सेल्स, इवेपोरेशन किसी भी सरफेस से हो सकता है, भले ही यहाँ लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो यहाँ पर लिविंग जैसा कुछ भी नहीं है। मीन्स सिंपल पानी हीट या टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट या वाष्पीकृत होता है। The temperature of the plant is maintained due to the transpiration. ट्रांसपिरेशन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कि जो ट्रांसपिरेशन है प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमने देखा है कि जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गर्मियों में 48 के करीब टेम्परेचर हो जाता है, उसमें भी पौधे मेंटेन रहते हैं, तापमान से झुलसते नहीं हैं। ये जो टेम्परेचर के मेंटेनेंस का काम है वो हमारे ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। नॉट एनी रिलेशन विथ प्लांट सेल, इवेपोरेशन का प्लांट सेल से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल वाष्पीकरण या इवेपोरेशन है पानी का किसी भी वाटर बॉडी से। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसके अंदर आप देखिए कि water enters into the root hair cells by osmosis. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज ऑस्मोसिस। किन्हीं भी दो सिस्टम में जहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रहेंगी, तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो जो हमारी रूट हेयर की सेल्स हैं वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है कंपैरेटिवली सॉइल पार्टिकल्स के, तो ये सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल पार्टिकल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हेयर सेल इज हाइपरटोनिक, यानी कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सराउंडिंग सॉइल वाटर एंड मीन्स दैट इट हैज अ लोअर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। वाटर मूव्स from cell to cell through the root cortex by osmosis along a concentration gradient. अब जो रूट हेयर के पास वाली सेल है वहाँ पर पानी जो रूट हेयर की सेल है उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि रूट हेयर ने तो सॉइल से पानी को ले लिया। अब सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आ गया तो यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ गई। अब इसके जो ऊपर वाली सेल है उसके अंदर पानी कम है, तो वहाँ से भी अपना पानी सिंपल ऑस्मोसिस की तरह उस सेल के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से जो वाटर का मूवमेंट है पास वाली हाइपरटोनिक सेल्स को होता चला जाएगा। इन द सेंटर ऑफ द रूट द वाटर एंटर्स द जाइलम वेसल्स, और सेंटर में जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर जो वेस्कुलर सिलेंडर है वहां पर जाइलम वेसल्स के अंदर पानी एंटर करता है। वाटर में मूव बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी सेल वॉल या फिर सेल वॉल के थ्रू ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी एंटर करता है। और जब एक बार जाइलम वेसल्स के अंदर चला गया तो ये जाइलम वेसल्स से ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ऊपर की ओर चला जाता है और वहाँ पर स्टोमेटा तक पहुँच जाता है। देखिए जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो रूट हेयर्स हैं यहाँ पर पानी एंटर करता है और यहाँ से पानी ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुँचता है और लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ से वेपर के रूप में इवेपोरेट या ट्रांसपिरेट हो जाता है।
Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stem and flowers. तो जो अभी हमने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस देखा उससे ये जाना कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वाटर का मूवमेंट है, कहाँ से, प्लांट से इवेपोरेट हो जाता है पानी उनके एरियल पार्ट जैसे कि लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स के द्वारा. Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for growth and metabolism. जैसा कि हम जानते हैं कि जो पानी है या वाटर है उसके बगैर सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती है, कोई भी काम नहीं हो सकता है. तो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी थिंग है और जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और इसमें से ज़्यादातर पार्ट इवेपोरेट हो जाता है या ट्रांसपीरेट हो जाता है. लगभग 97 से 99.5% वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन या गटेशन के द्वारा और रिमेनिंग वाटर ही सिर्फ काम में आता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में. मीन्स जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है उसका 97 से 99% पार्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपीरेट हो जाता है या गटेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है और सिर्फ 1 to 3% पानी ही हम नॉर्मल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के काम में लेते हैं ये प्लांट्स. अभी हमने देखा गटेशन या ट्रांसपिरेशन, ये दो माध्यम है पानी के जिसके माध्यम से पानी लॉस होता है प्लांट में से. ट्रांसपिरेशन तो अभी हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है, लीफ का जो सरफेस है उससे वाटर इवेपोरेट हो जाए वाष्प के रूप में तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अब हम देखें व्हाट इज गटेशन. गटेशन इज अ फिनोमिनन विच इज कॉज्ड बाय द रूट प्रेशर. एक्चुअली गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है. जब सुबह का टाइम है, जब किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा है और अगर एक्सेस वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो अब इस वाटर का एक प्रेशर होता है. अब ट्रांसपिरेशन पुल है ही नहीं क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है. तब क्या होगा, ये पानी ऊज आउट हो जाता है या बाहर निकल जाता है स्पेशल ओपनिंग हाइड्रोथॉर्स के द्वारा. उसे ही कहते हैं गटेशन. इट इज जनरली हैपन्स इन द मॉर्निंग when there is no or less transpiration and the excess root pressure cause the water to ooze out from the special opening called hydrathor. तो hydrathor से निकलने वाले उस पानी को हम गटेशन का फिनोमेनन या उस प्रक्रिया को गटेशन कहते हैं जो ज़्यादातर मॉर्निंग में होता है और उस वक्त जो रूट का प्रेशर है उसकी वजह से हाइड्रोथॉर्ड के थ्रू जो पानी बाहर निकलता है ये प्रक्रिया गटेशन कहलाती है. ड्यू, एक अभी बात हुई कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ट्रांसपिरेशन कम है या बिल्कुल नहीं है उस दौरान जो प्लांट्स में वाटर ड्रॉपलेट के रूप में पानी बाहर निकलता है. देखिए ट्रांसपिरेशन के अंदर वेपर के रूप में पानी बाहर निकल रहा था जो दिखाई नहीं देता है, जबकि गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी हाइड्रोथॉर्ड के थ्रू बाहर निकलता है. तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें ओस या ड्यू के रूप में भी सुबह सुबह दिखाई देती है. घास पर कहते हैं ओस जमी हुई है. तो व्हाट इज ड्यू? ड्यू इज वाटर in the form of droplets that appears on thin exposed objects in the morning or evening due to the condensation. अब ड्यू या ओस भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में ही है, प्लांट्स के ऊपर या घास के ऊपर छाई रहती है. तो वो सिंपली कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से है. As the exposed surface cools by radiating its heat, atmospheric moisture condenses at a rate greater than that at which it can evaporate, resulting in the formation of water droplets. Means जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट के रूप में किसी भी सरफेस या प्लांट लीव्स की सरफेस पर ड्रॉपलेट्स के रूप में मौजूद होता है
उसी को ही ओस या ड्यू कहा जाता है। ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, हमेशा जो पानी इवेपोरेट हो रहा है हीट की रेडिएशन से, उससे ज़्यादा जल्दी होता है। इस वजह से जिससे पहले कि पानी इवेपोरेट हो, वो पानी कूलिंग के द्वारा कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट्स के रूप में पत्तियों के सरफेस पर दिखाई देता है। दैट इज ड्यू। तो ड्यू मीन्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद है वो कंडेंस हो जाए, मीन्स संघनित हो जाए और पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, तब तो उसे ड्यू कहेंगे। लेकिन गट्टेशन क्या है? जब रूट प्रेशर की वजह से पानी हाइड्रोथॉट के थ्रू प्लांट से बाहर निकले, उसे गट्टेशन कहते हैं। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सिंपली पुट, dew is formed on the plant surface from condensation of moisture in the air, or guttation on the other hand is moisture or xylem sap emitted from the plant itself। तो जो दोनों के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर बेसिक डिफरेंस है कि एक तो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कंडेंस हो गया है, जबकि जो दूसरा मीन्स गट्टेशन की वजह से जो पानी की बूंदें हमें प्लांट पे दिखाई दे रही है वो जाइलम सैप या मॉइस्चर है, जो रूट प्रेशर की वजह से हाइड्रोथॉट के थ्रू बाहर निकला है। ये देखिए, अभी हमने बात की हाइड्रोथॉट की, तो हाइड्रोथॉट एक तरीके का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर ट्रैकीड सेल्स मीन्स जाइलम की जो ट्रैकीड सेल्स है जिनके अंदर पानी है। अब जब सुबह के वक्त जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है और या फिर लेस ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो जो ट्रैकीड सेल के अंदर पानी है वो बाहर इस तरीके से स्टोमेटल चैम्बर के थ्रू बाहर ऊज आउट हो जाता है ड्रॉपलेट के माध्यम से, तो उसे हम गट्टेशन कहते हैं। यहाँ पर गार्ड सेल हैं और स्टोमेटल चैम्बर है, ये जो खाली जगह है दिस इज स्टोमेटल चैम्बर। एपिथेम सेल्स और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर मौजूद है और दिस इज द एपिडर्मिस जो क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड है। इस तरीके से हाइड्रोथॉट का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जो हाइड्रोथॉट की ओपनिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है हमारे ट्रैकीड से, जहाँ पर जाइलम सैप है। तो जब इसका एक्सेस हो जाता है तो ये जाइलम सैप ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकल जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड हाइड्रोथॉट्स। अभी हमने दो चीजें देखी। ट्रांसपिरेशन के अंदर स्टोमेटा यानी रंध्रों के थ्रू जो वाष्प के रूप में पानी निकलता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। गट्टेशन में हाइड्रोथॉट से जो जाइलम सैप निकलता है उसको हम गट्टेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ही एक प्रकार के रंध्र हैं जिससे पानी बाहर निकलता है। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि स्टोमेटा और हाइड्रोथॉट के अंदर क्या डिफरेंस है। स्टोमेटा अकर इन एपिडर्म ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ज़्यादातर ये लीव्स की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है, लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या फिर यंग स्टेम पर। नॉर्मली ये उस पार्ट पर होंगे जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी और जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज चाहिए, स्टोमेटा वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो नॉर्मली यंग स्टेम या लीव्स के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा भी यंग लीव्स और स्टेम के सरफेस पर पाए जाते हैं। हाइड्रोथॉट occur at the tip or margin of leaves that grown in moist shady place। ऐसे पौधे जो मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, मीन्स चारों ओर पानी है, नमी के रूप में पानी मौजूद है, तो एक्सेस वाटर को ये कैसे बाहर निकालें? तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए इनके अंदर हाइड्रोथॉट्स या स्टोमेटल हाइड्रोथॉट में सिंपल ओपनिंग होती है जिसकी वजह से एक्सेस वाटर बाहर रिलीज कर दिया जाता है। Stomatal aperture is guarded by two kidney shaped guard cells। इसके अंदर गार्ड सेल्स हमेशा किडनी शेप्ड होती हैं जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अपर्चर ऑफ हाइड्रोथॉट इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ क्यूटिकुलराइज्ड सेल। और ये चारों जो हाइड्रोथॉट है वो एक क्यूटिकुलराइज्ड सेल की रिंग से घिरा रहता है, जबकि यहाँ पर दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल होंगी स्टोमेटा में और हाइड्रोथॉट में क्यूटिकुलराइज्ड सेल होंगी जो इसको चारों ओर से घेरे रहती हैं। द टू गार्ड सेल्स आर जनरली सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स अपने चारों ओर नॉर्मली सब्सिडरी सेल द्वारा कवर रहती है। यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होती है, मीन्स हाइड्रोथॉट के अंदर सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर
इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करते हैं कि स्टोमेटा कब खुलेंगे या कब बंद होंगे, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। हाइडेथॉट पोर्स रिमेन ऑलवेज ओपन। हाइडेथॉट के अंदर क्लोजिंग या ओपनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ये हमेशा खुले रहते हैं और जब भी पानी एक्सेस में होता है तो वो ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पहले हमने कहा है कि जो हाइडेथॉट हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेस पर मिलते हैं, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस की समस्या इतनी नहीं है, जिस वजह से इनको क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्टोमेटा जो हैं वो एक्सेस टेम्परेचर या जब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो वाटर का तो ये क्लोज हो जाते हैं एक्सेस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। जबकि हाइडेथॉट जिन प्लांट्स के अंदर होता है मॉइस्ट और शेडी एनवायरनमेंट में है तो इनको क्लोज होने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए हाइडेथॉट हमेशा ओपन रहते हैं। These are involved in transpiration and exchange of gases, means स्टोमेटा हमारे ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम में आते हैं, और जबकि जो हाइडेथॉट हैं दीज आर इन्वॉल्व इन गट्टेशन। जो हाइडेथॉट वो गट्टेशन में काम में आते हैं या इन हाइडेथॉट के थ्रू गट्टेशन की प्रक्रिया होती है। दो चीज़ें हमने देखी, ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल, लेंटिसिल एंड स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर का वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होना। ये 3 तरीके का हो सकता है, क्यूटिकुलर, लेंटिसिल द्वारा या फिर स्टोमेटा के द्वारा। गट्टेशन सिर्फ और सिर्फ हाइडेथॉट के द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन इज यूजुअली अकर्स इन द डे। ट्रांसपिरेशन ज़्यादातर दिन में होता है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी डे लाइट में होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो डे में ही होगा, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा ही मेसोफिल सेल्स के अंदर पहुंचती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा खुलते हैं, और जब स्टोमेटा खुलते हैं तो डेफिनेटली पानी ट्रांसपिरेट होता है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है वो दिन में होती है। गट्टेशन इट यूजुअली अकर्स इन द नाइट। ये नॉर्मली नाइट में होता है जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है और रूट प्रेशर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जो एब्जॉर्ब हो गया है वो हाइडेथॉट के थ्रू बाहर निकल जाता है। इन ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पर जो पानी है वो वेपर के रूप में बाहर निकलता है, जबकि गट्टेशन के अंदर जो पानी का लॉस है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। इन ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस्ट इज प्योर, क्योंकि जब वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही वेपर में कन्वर्ट होंगे तो प्योर वाटर इवेपोरेट या ट्रांसपिरेट होता है। जबकि इन गट्टेशन ड्रॉपलेट्स कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। गट्टेशन के अंदर जो वाटर है मीन्स जाइलम सैप है जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है पानी, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी मिले होते हैं, तो पूरा का पूरा जाइलम सैप एज सच ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये प्योर वाटर नहीं है, जबकि मिनरल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इसके अंदर घुले रहते हैं। इन ट्रांसपिरेशन इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। जब कहीं से भी जो पानी है वो वाष्प में परिवर्तित होगा, मीन्स वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी लगेगी। ये हीट जो ऊर्जा लगती है ये प्लांट के सरफेस से लेते हैं ऊर्जा, और वेपर में अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो जो ऊर्जा लेंगे उससे प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो हीट है वो पानी को इवेपोरेट करने के या ट्रांसपिरेट करने के काम में आ जाती है, वेपर में कन्वर्ट करने के काम में आ जाती है, तो जो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देती है। इट डज नॉट गिव अ कूलिंग इफेक्ट। गट्टेशन से किसी भी तरीके का कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट इस वजह से हुआ कि पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ, और इस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जिस हीट की आवश्यकता थी उस हीट को ट्रांसपिरेशन में पत्तियों के सरफेस से लिया गया, इसीलिए पत्तियों का सरफेस कूल हो गया। जबकि गट्टेशन के अंदर पानी
ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकल रहा है तो वेपर में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, तो इसमें इस तरीके का कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता गट्टेशन में। In transpiration, it's beneficial to plants as it's maintain body temperature by cooling effect। तो जो प्लांट्स बाहर धूप में, जैसे कि देखा कि गर्मियों के दिनों में 48 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, तो उस वक्त जो प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करना और कूलिंग इफेक्ट के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। Guttation, it's less significant to plant and sometimes causes injury to plant by deposition of the salt on the leaf tips after evaporation। अभी हमने जैसा कि कहा कि गट्टेशन के अंदर जो पानी है उसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी मिले हुए हैं, तो जब ये हाइड्रोथॉट के थ्रू बाहर निकलते हैं और वो वहीं पर सूख जाते हैं तो उसके अंदर जमा हो जाते हैं, उसके टिप्स को ब्लॉक कर देते हैं और सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो एक तरीके से ये हार्मफुल ही है प्लांट के लिए, कभी कभी उससे इंजरी हो जाती है। ट्रांसपिरेशन अकर्स ड्यूरिंग ड्राई डेज, जबकि जो गट्टेशन है वो ह्यूमिड पीरियड के अंदर होता है। सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें कूलिंग इफेक्ट की आवश्यकता है, उस वक्त ट्रांसपिरेशन होता है, पानी वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। जबकि गट्टेशन में जो शेडी प्लेस पर है, मॉइस्चर है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट कूल ही है, ऐसे समय में जो पानी है वो ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकल रहा है, तो ज़्यादातर ये ह्यूमिड पीरियड के अंदर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन। Transpiration, it occurs through the stomatal aperture and can be thought of as a necessary coast associated with the opening of the stomata to allow the diffusion of carbon dioxide gas from the air for photosynthesis। Stomata के थ्रू जो भी पानी इवेपोरेट हो रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन, सिंपल। लेकिन स्टोमेटा ओपन ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब जो पानी इतनी मुश्किल से रूट के द्वारा एब्जॉर्व किया गया है, उसे ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ऊपर पहुंचाया गया है, और ये जो पानी है हर रिएक्शन के लिए या सेल की किसी भी एक्टिविटी के लिए टर्जिट सेल का होना आवश्यक है, हर जगह पानी काम आ रहा है, तो इस पानी को जो हम लॉस कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसकी क्या आवश्यकता है? एक्चुअली जब स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं तो दो काम होते हैं। एक, गैशियस एक्सचेंज मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है वो प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर से तो स्ट्रोमेटा के थ्रू ही लेना पड़ेगा, इसीलिए वो स्ट्रोमेटा को ओपन करते हैं। और जब स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं तो नेचुरल है, एटमॉस्फेयर में अगर ड्राइनेस है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर की ओर जाएगा और इवेपोरेट होकर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द मेन रीज़न कि ट्रांसपिरेशन होता है और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। ट्रांसपिरेशन के कई फायदे भी हैं। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल प्लांट्स, डेफिनेटली ये टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है, कूल करता है प्लांट्स को। चेंजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाता है, जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है और रूट एब्जॉर्ब कर पाते हैं पानी को। एंड इनेबल्स मास फ्लो ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम रूट टू शूट्स। और जब एक ट्रांसपिरेशन पुल बन गया है, किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल की और जो एक प्रेशर बनता है उसकी वजह से ही पानी रूट से शूट तक पहुंचता है। तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है उसमें जो पानी रूट से स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब हालांकि एक बहुत बड़ी कोस्ट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टोमेटा ओपन करने भी ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर हो सकते हैं। ट्रांसपिरेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं कि ये प्लांट्स को कूल करता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करता है, जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है और पूरे रूट से पूरे प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल होता है।
देखिए इस डायग्राम में बताया गया है किस तरीके से जो हमारे स्ट्रोमेटा हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ वाटर एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। मीन्स स्ट्रोमेटा के दो काम हो गए हैं, गैशियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और दूसरा वेपर की फॉर्म में वाटर को बाहर निकालना, जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। स्ट्रोमेटा, व्हाट इज स्ट्रोमेटा? अभी हमने बात की, जैसे ही ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो सिंपल कि स्ट्रोमेटा के थ्रू जो भी वाटर रिलीज होता है दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो अब देखें व्हाट इज स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा क्या चीज है? लीफ सर्फेसिस आर डॉटेड विद पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। लीफ की सरफेस पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। एंड इन मोस्ट प्लांट्स दे आर मोर न्यूमरस ऑन द अंडर साइड ऑफ द फोलिएज, मीन्स पत्ती के नीचे के सरफेस पर ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं। द स्टोमेटा आर बॉर्डर्ड बाय गार्ड सेल्स एंड देयर स्टोमेटल एसेसरी सेल्स और सब्सिडरी सेल्स टुगेदर नोन एज स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स दैट ओपन एंड क्लोज द पोर। मीन्स स्ट्रोमेटा एक डोटेड पोर्स हैं जो ज़्यादातर लीफ के नीचे की सरफेस पर मौजूद होते हैं। इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं और ये गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल्स के द्वारा ढकी रहती हैं और इनका काम होता है स्ट्रोमेटा को ओपन या क्लोज करना। ये देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लीफ में ज़्यादातर नीचे के सरफेस पर स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। ओपनिंग अलाउज गैसेस एंड वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ। जब स्ट्रोमेटा खुले होते हैं तो इनसे पानी और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाती है। स्ट्रोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा के। स्ट्रोमेटा को लोअर सरफेस पर क्यूटिकल है और साथ ही साथ लीफ की अपर सरफेस पर भी क्यूटिकल है जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकती है, यानी कि प्रिवेंट वाटर लॉस। और यहाँ पर मीजोफिल सेल्स देख रहे हैं हम लोग। स्ट्रोमेटा के जस्ट नीचे मीजोफिल सेल्स होती हैं जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। अब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है तो स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। उसी वक्त जो पानी है वो बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। स्ट्रोमेटा का अगर सिंपल हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, अगर देखते हैं यहाँ पर दो सेल्स दिखाई दे रही हैं हमको, गार्ड सेल्स स्वॉलन एंड टर्जिड। ये फूली हुई दो गार्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं। अगर गार्ड सेल्स फूली हुई हैं, टर्जिड हैं, तो स्ट्रोमेटा ओपन है, और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हैं या श्रंकन हैं तो स्ट्रोमेटा क्लोज होते हैं। Stomata pores in a leaf mostly on the undersurface. Each pore is surrounded by a pair of guard cells. Guard cells can change shape to open and close the stomata. अब देखिए इसकी जो शेप है, अगर फूली हुई है, टर्जिड है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्टोमेटा ओपन होंगे, जबकि अगर फ्लैसिड है गार्ड सेल तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। स्टोमेटा एक और इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर बॉल को दिखाया गया है गार्ड सेल की, ताकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए स्ट्रोमेटा के अंदर थिन आउटर वॉल, मीन्स बाहर की जो वॉल है वो कंपैरेटिवली थिन है और जो इनर वॉल है वो थिक है। ये मोटी देख रहे हैं आप, ये थिक जो इनर वॉल है। अब डेफिनेटली जब कोई भी सेल पानी के इनटेक, यानी कि जब अंदर सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आता है तब क्या होगा? कोशिका फूलेगी पानी की वजह से। लेकिन जो अंदर की जो इसकी वॉल है वो कंपैरेटिवली थिकर है, तो सेल अंदर से बाहर खींचने की बजाय बाहर की ओर ज़्यादा पुल होगी और खींचेगी। जब दोनों तरफ से बाहर की ओर से खींचेगी तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब पानी का लॉस होता है, पानी बाहर की ओर जाता है तो सेल सिकुड़ जाती है या फ्लैसिड हो जाती है और इस तरीके से स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हाउ गार्ड सेल्स वर्क? अभी हमने देखा कि क्लोजिंग या ओपनिंग में गार्ड सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पूरा रेगुलेट करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रोमेटा ओपन हो या
क्लोज हो। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा कि जो थिकर इनर वॉल है, थिकर इनर वॉल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको अंदर की ओर खींचने से बचाती है और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। आउटर थिनर वॉल है। साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है गार्ड सेल के खुलने के लिए। देखिए, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट। बाकी जो एपिडर्मिस है वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब इन डे लाइट व्हेन द स्टोमेटा ओपन, सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर इनटू द लीफ। स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। क्लोरोप्लास्ट मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। अब गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है तो गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगी। ठीक, स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, डे है तो सनलाइट भी मौजूद है। तो जब फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज फॉर्म हुआ है तब क्या होगा, ये कंपैरेटिवली इसका जो साइटोप्लाज्म है वो थिक हो जाएगा। गार्ड सेल्स एक्टिवली पंप इन पोटेशियम आयंस। आप देख रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स है वो भी पंप इन होते हैं कहाँ पर, गार्ड सेल्स के अंदर। अब पोटेशियम आयन और जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है या शुगर बनती है, इन दो फैक्टर्स की वजह से जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल या वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। और जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या करेंगी, बाहर से पानी को अंदर की ओर लेगी। मीन्स सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस अलोंग वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स दो जो सेल्स हैं उनके बीच में वाटर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर के अंदर जो डिफरेंस है, फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अंदर पानी कम है या अंदर सांद्रता ज़्यादा है, मीन्स एक तो शुगर फॉर्म हो गया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में और पानी भी काम में ले लिया फोटोसिंथेसिस में, दूसरा पोटेशियम आयन का इंटेक कर लिया। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये बाहर से पानी को सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर लेते हैं। अब जब पानी अंदर आता है तब क्या होगा, गार्ड सेल फूलेगी। अब जब जो इनर जो थिक वॉल है वो कंपैरेटिवली कम फूलती है बजाय बाहर की, तो बाहर की सेल दोनों तरफ से बाहर की ओर खींचेगी और जब ये बाहर की ओर खींचती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। वन इंटरेस्टिंग फैक्टर, हूप्स ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। जो माइक्रोफिब्रिल्स मौजूद हैं किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर। ये माइक्रोफिब्रिल्स क्या करते हैं, इसकी शेप को बनाए रखते हैं, वरना हो सकता है दोनों तरफ से ही ये फूल जाती गार्ड सेल्स और स्टोमेटा नहीं ओपन होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो गार्ड सेल है सिर्फ बाहर की ओर फूलती है, अंदर की ओर ऐसे भी फूल सकती थी पर ऐसा नहीं है, ये बाहर की ओर खींचती है क्योंकि ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स आप देख रहे हैं ये इसको मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होने देते, जिस वजह से कि ये सिर्फ जो सेल है वो बाहर की ओर खींचती है और अंदर की ओर इस वजह से स्पेस बन जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारी गार्ड सेल वर्क करती है। पूरा प्रोसेस इसके अंदर है कि एक तो पोटेशियम आयन की एंट्री अंदर हुई, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो काम में ले लिए गए फोटोसिंथेसिस की वजह से, शुगर फॉर्म हो गया, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया सेल का और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर किए और जब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते हैं एंडोऑस्मोसिस के थ्रू आ रहे हैं तो हमारा जो सेल है वो फूल जाएगी और बाहर की ओर दोनों तरफ से खिंचाव होने से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। सो इस तरीके से जो स्टोमेटा है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिन में ओपन हो जाते हैं। 24 आवर साइकिल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि अगर 24 आवर्स के अंदर हम देखें तो रात में फोटोसिंथेसिस की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। अब जब फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता ही नहीं है, स्टोमेटा क्लोज रह सकते हैं। 3 बजे रात को उस वक्त भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डे लाइट नहीं है। सुबह सुबह 6 बजे जब सनलाइट आ जाती है उस वक्त फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। तब क्या होगा
जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है, लेकिन सुबह आप देखिए टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम है, स्टोमेटा अगर पूरे खोल लिए जाएं तो जो पानी ट्रांसपिरेट होगा उसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि सनलाइट इतनी तेज नहीं है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ रही है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो रहा है। तो सुबह सुबह स्टोमेटा आराम से पूरे खुलते हैं। उसके बाद 9 बजे या 12 बजे भी क्या होगा, स्टोमेटा ओपन रहते हैं। लेकिन 12 बजे के आसपास जब सन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए, उसे रोकने के लिए स्टोमेटा दिन में कड़ी धूप में बंद होने लगते हैं। यही 3 बजे के आसपास फिर धूप थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन डे लाइट है, सनलाइट इज देयर, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो पूरी चल रही है। लेकिन जो हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही है, और जब टेम्परेचर कम हो गया तो वापस से पूरे खुल जाते हैं। शाम को 6 बजे सनलाइट भी कम हो गई है, तो अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब कम हो गई तो स्टोमेटा को खोलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए स्टोमेटा भी लगभग क्लोज होने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम हो गया है। और रात में इसी तरीके से 9 बजे आप देख सकते हैं स्टोमेटा लगभग बंद हो जाते हैं। तो ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और जो ओपनिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कब होती है और कब नहीं होती। दिन में जब टेम्परेचर तो कम है लेकिन सनलाइट है, तब स्टोमेटा पूरे खुलते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब अगर दोपहर में 2 बजे के आसपास से 12 से 2 के बीच में जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तब ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। बाकी जब डे लाइट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो स्टोमेटा खुले रहते हैं। स्टोमेटल नंबर, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर। एक लीफ के सरफेस पर अगर 1 स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर जो स्टोमेटा का नंबर है उसे स्टोमेटल नंबर कहा जाता है। इट इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन क्लोजली एलाइड स्पीशीज। अगर स्टोमेटा का जो नंबर है लीफ के सरफेस पर वो हर स्पीशीज़ में फिक्स होता है, और ऐसी कुछ स्पीशीज़ जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो क्लोजली एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, इन फैमिलीज़ के अंदर अगर डिफरेंस करना हो तो बहुत बार स्टोमेटल इंडेक्स भी देखा जाता है कि लीफ के सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कितना है, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। स्टोमेटल इंडेक्स मीन्स S into 100। S मीन्स स्टोमेटा का नंबर पर स्क्वायर मिलीमीटर, जितने भी स्टोमेटा हैं वो इंटू 100 डिवाइडेड बाय E+S। E यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स हैं और S फिर स्टोमेटल नंबर है। अब किसी भी सेल प्लांट सेल में जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो क्या होगा, जो लीफ का सरफेस है पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितनी एपिडर्मल सेल हैं, कितनी स्टोमेटल सेल है, अगर उसको इस फॉर्मूला में रख दिया जाए तो स्टोमेटल इंडेक्स निकल जाएगा। मीन्स स्टोमेटा का नंबर इंटू 100 डिवाइडेड बाय एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटल सेल, मीन्स टोटल सेल से डिवाइड कर दिया जाए तो जो भी नंबर आएगा दैट इज स्टोमेटल इंडेक्स। It is the percentage of number of stomata in a certain area of the sum of total number of epidermal cell and stomata together in same unit area. Stomatal index is constant for a given species. किसी भी स्पीशीज़ में स्टोमेटल इंडेक्स फिक्स होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट करने का। स्टोमेटा रोल्स एंड फंक्शंस। अभी हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा, ट्रांसपिरेशन में इसका महत्व देखा, तो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द लीफ। लीफ से गैसियस एक्सचेंज होगा और गैसेस कौन सी अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, ये सारा का सारा कंट्रोल स्टोमेटा के द्वारा होता है। गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल दिस। गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। स्टोमेटा रिस्पॉन्ड टू आउटसाइड कंडीशन।
हमारे जो स्टोमेटा है, जैसा कि अभी हमने जो 24 आवर का चार्ट देखा था, वहाँ देखा कि जब दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है और लगा कि नहीं, अगर इसी रेट से ट्रांसपिरेशन होता रहा तो बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान होगा, इसे रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो बाहर की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टोमेटा रेस्पॉन्ड करते हैं। और अगर बाहर छाया है, टेम्परेचर कम है और सनलाइट है, तो वो फोटोसिंथेसिस के पर्पज के लिए स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो पूरी तरीके से जो स्टोमेटा हैं आउटसाइड कंडीशन पर रेस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन कंडीशंस आर राइट फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा ओपन वाइड फॉर गैस एक्सचेंज। और जब लगता है कि कंडीशन सूटेबल है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए पूरी तरह से स्टोमेटा खुल जाते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व की जाती है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज की जाती है। When it is too dry or dark, stomata close up। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या ड्राई बहुत ज़्यादा है तो अब क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। या फिर डार्क है, क्योंकि जब बाहर सनलाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। तो जब जो हमारे फायदे की चीज़ थी, मीन्स प्लांट्स के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं है। तो डार्क की कंडीशन में या फिर बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्लोज्ड स्टोमेटा प्रिवेंट वाटर लॉस इन द प्लांट। और स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो वो हमारे वाटर लॉस को रोकते हैं। ये तो बात हुई ट्रांसपिरेशन, गट्टेशन, इवेपोरेशन और ड्यू की। साथ ही साथ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा ट्रांसपिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है, स्टोमेटा के फंक्शंस। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, मीन्स वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन, ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटल है, मीन्स पत्तियों की सरफेस पर जो स्टोमेटा या रंध्र मौजूद होते हैं उसके थ्रू वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वैसे तो क्यूटिकल वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोकती है, राइट। अब ये जो लेकिन कई बार जो क्यूटिकल है वो जगह जगह से टूटी रहती है, तो वहाँ से जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। साथ ही साथ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, कुछ प्लांट की जो स्टेम है उनके अंदर लेंस लाइक सेल्स मौजूद होती हैं, उनसे जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके का ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। What is cuticular transpiration? The loss of water through the cuticle is known as cuticular transpiration. क्यूटिकल का काम वाटर लॉस को रोकना है, बाहर से लॉस को रोकना और प्रोटेक्शन है। लेकिन कई बार जो क्यूटिकल है उसके अंदर थोड़ा ब्रेक होगा या टूटी हुई होगी, तो वहाँ से जो वाटर बाहर निकलता है उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor taking place through the lenticels present in woody stem and fruits is called as lenticular transpiration। जो हमारे woody stem हैं या fruits हैं उसके अंदर lenticels मौजूद होती हैं, लेंस के आकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो उनसे जो पानी का लॉस होता है उसको lenticular transpiration कहते हैं। It amounts 1 to 5% of the total water loss by the plants। अब जो टोटल वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसमें से 1 to 5% जो लॉस है वो लेंटिकुलर होता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दिस इज द मेन वे, मीन्स 80 to 90% ट्रांसपिरेशन जो होता है या टोटल वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट एंड लीव्स। जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, चाहे ग्रीन शूट्स हों या लीव्स हो, वहाँ पर स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिसके अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं, वहाँ से 80 to 90% वाटर का लॉस होता है, जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो
अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपीरेशन के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार के ट्रांसपीरेशन देखे हमने, स्टोमेटल, लेंटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। इसके अलावा व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज हाइडेथॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन, ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, और हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज और गार्ड सेल्स किस तरीके से काम करती हैं, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसपीरेशन में आज पढ़ी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपीरेशन। थैंक यू।